गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो काइनेमेटिक्स पढ़ लेते। मैकेनिक्स के फर्स्ट ब्रांच है काइनेमेटिक्स, फिर डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में जनरल थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स अलग है, हीट के बारे में है उसमें। थर्मो मतलब हीट होते ना। तो हम काइनेमेटिक्स में कुछ जनरल बातें पढ़े थे, आज कुछ मेन बातें कर लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब चीज़ें के बारे में जानेंगे आज। नहीं तो डिस्टेंस सबसे पहले क्या होते हैं? डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस होता है। नॉर्मल चीज़ें हमको जानते हैं, तो नॉर्मल चीज़ों की बात नहीं करूँगा। मान लो यहाँ से यहाँ कोई गया, वो डिस्टेंस। ए से बी गया, ये वाला पाथ है वो हो गया है, वो ये वाला पाथ हो गया। वाला पाथ डिस्टेंस है, नीचे ऊपर का वाला पाथ हो गया डिस्टेंस, और नीचे का वाला पाथ हो गया डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या इसको डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं। टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ टेढ़ा मेढ़ा जितना, जैसे कि कोई हॉल है, अब इस हॉल के चारों तरफ घूम रहा हूँ, तो जितनी बार घूमूंगा उतना डिस्टेंस बनेगा। बट मान लो यहाँ से शुरू किया और घूमता यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। सर्कुलर पाथ है, जहाँ से गया वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस 2 पाई आर, पूरा 2 पाई आर होते ना। तो इस तरीके से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गई। यानी डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। ये होता है टोटल पाथ। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा भी लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। हाँ बिल्कुल। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो भी होते हैं। ये समझ आ गया? अरे बोलो। हमारा इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम तो स्पीड वेलोसिटी हो जाएगा। टाइम की बातें मत लो, अभी तो डिस्टेंस कर रहा हूँ। अब मान लो इसको मैं ग्राफ में भेज देता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लो इस एक्सिस में कोई यहाँ से यहाँ गया, ए से बी को गया, ए से बी को गया, तो भाई ए की पोजीशन कुछ होगी, x1 y1 कुछ तो होगी ए की पोजीशन, और बी की भी कुछ ना कुछ तो बनेगी ना भाई, x2 और y2 दोनों की पोजीशन कुछ ना कुछ होगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है। तो बताओ इसकी a1 है तो ये वाली x1 ये वाली x2 होगी ना। ये y1 और ये वाली क्या होगी? x2। ये x2 हो जाएगी और ये वाली y2 हो जाएगी। तो भाई इसमें डिस्टेंस, ये तो सीधा गया है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गया। तो अब मैं पूछूं इसमें कि भाई इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालो, वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो देखो ये वाली यहाँ से ऐसे मिला दो, ये कितनी हो जाएंगी, y2 माइनस y1, और ये वाली हो जाएगा x2 माइनस x1। थोड़ा खिचड़ी पकड़ा है तो अपना देख लेना। ये वाली यहाँ से यहाँ तक पूरा x2 में से x1 को माइनस करूंगा तो आएगा, यानी x एक्सिस की तरफ इतना चला और y एक्सिस की तरफ उतना चला। अब बीच में परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को d कह देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, उसको ऐसे निकाले, इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, बिल्कुल फॉर्मूले को प्रूव कर रहा हूँ। मान लो हमें फॉर्मूला नहीं आता है, ओह अच्छा, फॉर्मूला नहीं आता है, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये समझा रहा होगा ना अभी। ये डिस्प्लेसमेंट हो गए। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, और स्ट्रेट लाइन दोनों क्या हो जाएगी, और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बराबर तो ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें भी कंडीशन भाई, हर समय होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टर्न मार लिया, मान लो 50 मीटर गया, अब 20 मीटर वापस आ गया, बराबर हो गया? नहीं, बराबर नहीं होगी ना, है तो स्ट्रेट लाइन। तो टर्निंग ना हो तब के लिए, फॉर नो टर्निंग, ये कब के लिए है, और नो टर्निंग, वापसी संभव नहीं, वापस नहीं होना भाई, चल पड़ा तो चल पड़ा। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की छोटी छोटी चीजें हैं। सर्कुलर में कैसे होगी, फिर इस ग्राफ में कैसे होगी ये जाने, वेक्टर फॉर्म में भी आएगी जब बात करेंगे, तो अभी तो नॉर्मल चीजें कर रहे हैं। ठीक। अब अगर इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, अभी इस ये पॉइंट था ना, अभी तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट दिए थे, अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में दे दूं कि भाई इसकी पोजीशन वेक्टर ये है, उसकी वो है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितनी
कितनी होगी? इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से मिलाने से जो वेक्टर बने उसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और दूसरी वाली को अगर ओरिजिन से मिलाएंगे तो उसको भी दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो भाई जाएगा यहाँ से यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगी? यानी रिजल्टेंट जो कुछ भी जहां से जहां जा रहे हैं वो वाली वेक्टर फॉर्म में कैसे निकलेगी? ये दोनों को वेक्टर में दे दूं तो देखा जाए, इसको नोट करना है। अब मैं बोल रहा था कि ऐसा ही दूंगा बट पोजीशन वेक्टर के रूप में दूंगा, तब डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेक्टर के रूप में। अभी तो पॉइंट्स दिया था, कोऑर्डिनेट दिया था जो निकल गए नॉर्मली, लेकिन अगर वेक्टर के रूप में दे, मान लो ये कोऑर्डिनेट है हमारे, दो ओरिजिन है, y है, x है, a से b गया, ठीक है, a से b गया। इस की पोजीशन वेक्टर तो कुछ टेढ़ा बनाना पड़ेगा, ये रहा a से b गया, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी? OA, उसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी? OB होगी कि नहीं होगी? A भी डिस्प्लेसमेंट है ना, तो OA क्या है? एक जहां पे पहले था A पे था, A से B गया, तो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के रूप में दिखाना है इस बार, ठीक? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो बराबर हो जाएगी। पिछले बार में क्या था? डिस्टेंस निकाल लेते ना, पहले वो सीधा था तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। इस बार वेक्टर के रूप में मैं देना चाह रहा हूँ। तो A पे जब था तो पोजीशन वेक्टर OA होगा कि नहीं होगा? OA पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं होगा जी? पोजीशन वेक्टर याद है? ओरिजिन से मिला देते किसी पोजीशन को तो पोजीशन वेक्टर हो गए। नाम से पता चल रहा है भाई, OB पोजीशन वेक्टर है ना, ये भी पोजीशन वेक्टर है B के लिए। ट्रायंगल लॉ लगाओ तो भाई बताओ क्या करूं? ट्रायंगल लॉ हमें AB निकालना है, AB वेक्टर निकालना है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर है जी, है कि नहीं? वो नहीं लगेगा, कौन नहीं लगेगा? ट्रायंगल नहीं लगेगा। यहाँ से यहाँ इसका हेड और इसका टेल है कि नहीं? नहीं, हाँ वहाँ पे है, इसका हेड इसका टेल है कि नहीं? हाँ है। तो रिजल्टेंट ये होगा ना, हाँ। तो दिस प्लस दिस। सर लेकिन हम वैसे नहीं सोचे, हमको तो रिजल्टेंट निकालना था। भाई वैसे नहीं सोचा तो गलत सोच लिया ना इसका। नहीं, हमको लेकिन निकालना तो था AB वेक्टर। हाँ, AB को मानेंगे रिजल्टेंट और AB को मानेंगे नहीं नहीं उससे नहीं मतलब, हमें किसी तरीके से AB निकालना है, AB निकालना है। अच्छा जैसे अब एक काम करो, अच्छा रन दो, OA फ्रॉम ट्रायंगल लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ वहाँ पर। हाँ अभी लग रहा है। लग रहा है? तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ OA प्लस AB होगी कि नहीं होगी? होगी। OA प्लस OB इज इक्वल टू OB। देखिए OA क्या लिखते हैं? OA प्लस AB। OA प्लस AB बराबर OB। हाँ। तो हमें डिस्प्लेसमेंट तो AB वेक्टर है ना, AB वेक्टर है, तो OB माइनस AB OB माइनस OA। अगर डिस्टेंस पूछ दे तो मैग्नीट्यूड लगा दूंगा। हाँ, रूट अंडर। अगर डिस्टेंस पूछ दे तो वेक्टर रूप में आएगा ना, IJK के रूप में आएगा। अगर डिस्टेंस पूछ दे तो उसकी मैग्नीट्यूड, हाँ तो मैग्नीट्यूड कैसे होगा? रूट अंडर में, रूट अंडर वाला। हाँ बिल्कुल। तो ये OB माइनस OA जो वेक्टर आएगी ना उसमें मॉडुलस लगा दूंगा, ठीक है? AB हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्टेंस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि उसको क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस कह सकते हैं। क्लियर हुआ ये? अब इसी में जो टाइम लगेगी उससे डिवाइड कर दूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में करूंगा तो स्पीड आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें। मैग्नीट्यूड में करूंगा तो स्पीड क्यों आएगा? मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की स्पीड होती है, बाद में बात कर लेते हैं ना। आए कहाँ है ये समझ में आया? मतलब मेरा क्वेश्चन ये था। आगे रुको, तो ये समझ में आया? हाँ आया। हाँ बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में क्या लगता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में क्या लगता है? स्पीड वेलोसिटी, मतलब कवर करने में टाइम लगता है, वो अच्छा है। हाँ। उसी टाइम से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस में लगे हुए टाइम से डिवाइड कर दोगे तो स्पीड आता है, जिसको हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। अब और अगर डिस्प्लेसमेंट में लगे हुए टाइम से डिवाइड कर दो, लगे हुए टाइम जो कुछ भी लगा हुआ है उसको कवर करने में, तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, यानी कि पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होते हैं?
तो टोटल नॉर्मल भाषा में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड, इसको भी ऐसे भी लिखते हैं या भी ऐसे भी लिखते हैं, एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, जो कुछ भी होगी कि नहीं होगी। अब मान लो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो पोजीशन का अंतर है ये, दो पोजीशन का अंतर है ये। पहले मान लो x1 पे था, बाद में x2 पे चला गया, तो डिफरेंस जो होगी भाई मतलब डिस्टेंस होगी। हाँ मतलब अब भाई टोटल टाइम ही टोटल टाइम है। मान लो पहले घड़ी बज रही थी 12, अब बजी 12:30, तो 12:30 में से 12 माइनस कर दो, 30 मिनट हो गया। उसे ऐसा यूनिट में सेकंड में लेना है। अब इस चेंज को हम लोग डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी लिखते हैं। चेंज को ऐसे लिखते हैं, चेंज इन एक्स डेल्टा ट्रायंगल डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड। डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी नहीं, चेंज इन एक्स, चेंज के लिए डेल्टा यूज कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा चेंज, थोड़ा बड़ा चेंज, बहुत छोटा चेंज के लिए और भी एक चीज आने वाले हैं। तो ये समझाया एवरेज स्पीड होगी। अब मान लो लॉजिकली बात करूं, अगर टाइम बहुत कम हो, बहुत कम टाइम में हम बहुत कम डिस्टेंस जाएंगे ना। अगर निचुलगा वाला टाइम बहुत कम हो तो बहुत कम देर में कितने दूर जाएंगे, बहुत कम दूर जाएंगे। तो बहुत कम को dt लिखते हैं और बहुत कम मतलब d लगा देते हैं पीछे। तो अब आते हैं हम लोग एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये क्या होते हैं, इंस्टेंट में, किसी भी इंस्टेंट में, मोमेंट में कितनी स्पीड है। अब मान लो यहां से मैं पटना जाऊं तो एवरेज स्पीड दोगी, जहां से पटना का डिस्टेंस और फिर टोटल टाइम जो कुछ भी लगा वो एवरेज स्पीड हो जाएगी। बट पूछ दिया, आप बताओ कि मुजफ्फरपुर में मान लो कोई मार्केट है, उस मार्केट में आपकी क्या जस्ट एक जगह पे क्या स्पीड थी, किसी जगह पे पूछ दिया। तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे पूछ दिया है, जाने टाइम में किया, वहां पे आपकी स्पीड कितनी थी। या मान लो यहाँ से जाने में लगा 4 घंटा, तो ऐसे पूछ देगा कि आप बताओ 2 घंटे 20 मिनट और 20 सेकंड पे आपकी रफ्तार क्या थी। यानी किसी मोमेंट में पूछ दिया तो उसके लिए इंस्टेंटनेस स्पीड यूज होता है। इंस्टेंट नाम है ना, किसी भी इंस्टेंट में। तो वैसे केस में उस पर्टिकुलर सेकंड में बहुत कम टाइम है ना, वो बहुत कम ही डिस्टेंस जाएंगे कि नहीं उस पर्टिकुलर टाइम में। तो तब हम क्या करते हैं, थोड़े मैथमेटिक्स लगाते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये लिमिट है, ये मैथ में आएगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टेंड्स टू ये क्या है, टेंड्स टू मतलब करीब करीब 0, 0 नहीं करीब करीब 0। तो भाई ये बहुत कम हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, इसमें मैं लिमिट लगा रहा हूँ, इसमें मैं लिमिट लगा रहा हूँ। लिमिट मतलब क्या कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर रहा हूँ, यानी कि ये बहुत कम, ये बहुत कम, तो वो भी बहुत कम। और बहुत कम को हम लोग डिफरेंशिएशन वाला डी लिखते हैं। ये हो गया चेंज, बट बहुत छोटा चेंज। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, पोजीशन को एक्स के मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले हम लोग dy बाई dx करते थे ना, अब टाइम से डिफरेंशिएट हो जाएगी, टाइम से वही चीजें ऐसा किए भी है। तो ये हो गया हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या हो गए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो dx by dt इसको भी कहेंगे, बट इंस्टेंटेनियस दिया है, इंस्टेंटेनियस। समझ में आया? इंस्टेंटेनियस आई लिख दो, समझ जाओगे इंस्टेंटेनियस वाला है। अपना भी अकल लगा लो, जो भी लिखना है आई लिख लो। बोलो नेक्स्ट हमारे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम, जहां से जहां गया डिस्प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, रास्ते से हमको मतलब नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी इसको भी है लिख लेता हूँ, अपनी अकल थोड़ी लगानी पड़ेगी, ये एवरेज वेलोसिटी वाली है।
इसको ऐसे लिखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें बाई टोटल टाइम टेकन होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसको हम डेल्टा आर लिख देते हैं। एवरेज स्पीड में v के ऊपर ऐसे ही डैश मारे, क्या एवरेज स्पीड में भी आप v के ऊपर ऐसे ही डैश मारे। हाँ, वो अभी बोला ना कि दोनों भी ही यूज होता है, बस आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम निकाल क्या रहे हैं, होते हुए आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है तो ऊपर लगा दिया, वेलोसिटी भी लगा दूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं एरो लगा देता हूँ, वेलोसिटी उस पे एरो दे देता हूँ, अब क्लियर रहेगा। हालांकि ये तो अभी समझने के लिए क्लियर है। वेलोसिटी वेक्टर लगा दिया, उस पे एवरेज लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं वेलोसिटी हुआ, उधर भी लगा दिया तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है। एक्स दूं, अगर एक्स भी दूं, एक्स भी दे दूं तो समझ जाएंगे अच्छा एक्स पे ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है। एस डी बहुत सारी चीजें हो सकती है, कहीं दे देगा एस डी एस बाई डी टी, कभी डी छोटा वाला डी दे देगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपका जो एस है या डी है या आर है या एक्स है वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। वेक्टर के रूप में दे देगा तो वैसे भी कहने की जरूरत नहीं, हम समझ जाएंगे कि वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट के रूप में ही है। ये एवरेज हो गई, अब इसी एवरेज में लिमिट लगा दूं, बहुत कम टाइम कर दूं, वही वाली बात। तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो लिमिट अगर लगा दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वो जो डी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी है वो क्या हो जाए, अरे डेल्टा टी है वो हो जाएगा क्या, डी आर बाई डी टी, छोटा चेंज हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे समझ में आया? यस सर। लिमिट लगा दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी मोमेंट के लिए, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होगी वो डी आर बाई डी टी होगी। तो बोलो 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 बोलो। यस सर। आर वेक्टर जो अभी निकाले थे वो ग्राफ में, अभी जो आर वेक्टर ग्राफ में निकाले थे वो वाला रख देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो ग्राफ में निकाले थे ट्रायंगल लॉ यूज करके, वो रख देंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब लेकिन इंस्टेंटेनियस वाली जब बात होगी इधर, हाँ, इंस्टेंटेनियस वाली बात जब होगी तो वो कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें तो कुछ टी का फंक्शन होना चाहिए ना, तब तो डिफरेंशिएट होगा, वरना जीरो हो जाएगी फिर। तो टी का फंक्शन में देगा वो, कुछ टी करके ऐसे देगा, जो अभी लेने वाले एग्जांपल, ये नोट हो गया? यस सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के सवाल को कैसे बनाते हैं वो देखा जाए। एग्जांपल है, ये मैं दे दिया x का डिस्टेंस दिया, मैंने वेक्टर नहीं लगा हुआ, और ये मैंने दे दिया t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5, 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5, फाइंड स्पीड, फाइंड स्पीड। अब स्पीड पूछा तो समझ जाना भाई क्या है, डिस्टेंस दिया होगा तो डिस्टेंस के टाइम की रिस्पेक्ट पे कर दूंगा, स्पीड एट t बराबर 1 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस पूछा हूं वो भी कब, t1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में, समझे? तो कैसे बनाए जी, हमें तो पता है किसी भी मैंने कभी नाम लिखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, नहीं ना, किसी पर्टिकुलर टाइम में देके पूछ लिया हूं तो समझ में अच्छा, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में पूछा गया है तो वो इंस्टेंटेनियस वाली है। तो हम जो है वो स्पीड जब इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो dx by dt ही लिखेंगे भाई, d by dt और x तो t का फंक्शन है तो उसको रख देंगे, रखेंगे कि नहीं जी? रख दिया? अरे बोलो, सब बन गया, बन गया? ठीक है, इधर मत देखो, आंसर मिला लेना। 4t प्लस 1 प्लस 0, तो ये हो गए 4t प्लस 1, तो ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट हमें निकालना है टाइम 1 पे, हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी dx by dt
अब निकालना है तो t बराबर 1 सेकंड। हम बस 40 + 1 तक यहाँ तक ना, ये तो अब सीखने वाली बात है। अभी तो तुम्हारा 1 सेकंड वाला काम हुआ ही नहीं है। हाँ। ये तो स्पीड आई है इंस्टेंटेनियस। अब जिस भी मोमेंट में पूछेगा वो t की जगह तुम तो 1 सेकंड पूछा है ना, तो t की जगह 1 रख दिया जाए। तो 4 × 1 + 1 तो 5 है। स्पीड की यूनिट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड लिख देता हूँ, समझा? सर ये आप ऐसे लाइन क्यों मारे हैं? मीनिंग समझो, dx/dt इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है t बराबर 1 पे। इसका मतलब है कि एट t बराबर 1 पे। इसका मतलब है कि एट कब? तो t बराबर 1 सेकंड पे। अरे बोलो। हाँ सर, इसमें दूसरी वाली सर 5 मीटर पर सेकंड आप कैसे समझ लिए? मीटर पर सेकंड तो आपने दिया ही नहीं, किलोमीटर दिया रहेगा, सेकंड तो दिया था, बट वहाँ पे दे देगा x इज इन मीटर, t इज इन सेकंड, ऐसे लिखेगा x इज इन मीटर, t इज इन सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड हुआ तो लिख देगा x इज इन किलोमीटर, t इज इन सेकंड। आप लिखे नहीं, कुछ फीलिंग को समझा करो। सवाल के भी कुछ अपने नियम कायदे होते हैं जी। मतलब कि पहले डिफरेंशिएट कर लेना है, उसका उसको मैं कर देना। हाँ। अब मान लो इसी में मैं मान लो ये इसको ना r दे दिया, इसको मैं क्या फर्क पड़ेगा सर? r दे दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो या ऐसे भी मान लो ना वेक्टर लगा दिया तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, पड़ेगा। तब ये वेलोसिटी निकलेगी। हाँ, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी, आएगा वही। वैसे ही बनाना है बिल्कुल। मान लो सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है भाई। एक्री रेडियस है कितना? 14 मीटर। सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस 14 मीटर है। इस पे एक आदमी क्या चलो स्कूटी चला रहा है, यहाँ से 14 मीटर पे चलेगा, हाँ चलेगा। यहाँ से चालू किया, ऐसे चला और यहाँ पे आ गया। ए से बी के रास्ते सी पे चला गया, ए से बी के रास्ते सी पे चला गया। कहाँ गया? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, डू यू नो? यस। डायमीटर का अपोजिट पॉइंट हाँ होता है ना, वहाँ चला गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको बनाने वाला नहीं हूँ, बस बता दो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो डिस्टेंस हो गया 14 28, ठीक। 28 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पायर, ये डिस्टेंस हो जाएगा पायर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? पूरा 2 पायर होते तो उसका पायर। अब पाई की वैल्यू रख दें, जो कुछ भी आए यहाँ से हो गया उतना मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितने हो गए जी? 28 मीटर, ठीक। अगर यहाँ से वहां जाने में 10 सेकंड लगा, किधर से? स्कूटी था ना, 10 सेकंड क्यों लगेगा जी? 5 सेकंड लगा। किधर से? इधर से या इधर? यहाँ से यहाँ जाने में बी के रास्ते 5 सेकंड लगा। स्पीड वेलोसिटी कितनी होगी? स्पीड वेलोसिटी, हाँ ठीक है, बन जाएगा। बताओ ना स्पीड वेलोसिटी। और टाइम से डिवाइड, डिस्टेंस में डिवाइड, डिस्टेंस में 5 से डिवाइड कर दूंगा तो स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट में 5 से डिवाइड करूंगा तो वेलोसिटी वो भी आ जाएगी, उसको भी खत्म करो। लेकिन बात ये है कि अब ना ये डी पे आ गया है, अब ये डी पे आ गया है। सर इसमें बार इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी तो पूछ लेते हैं। सब कांस्टेंट चल रहा है ना, ये जीरो हो जाएगी फिर। क्यों? इंस्टेंटेनियस स्पीड कब के लिए होता है? हाँ। यहाँ पे जो कुछ भी मैं स्पीड दिया हूँ यूनिफॉर्मली जा रहा है, हर जगह उतनी। लेकिन जब हम के कहीं से कहीं जाते हैं वो प्रैक्टिकली हर जगह स्पीड बराबर होती है क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं होती है। तो जब कहीं से कहीं जाते हैं, अगर वे उस बीच में स्पीड चेंज हो रहे तो उस केसेस में ये होगा। अब यहाँ पे मैंने नहीं पूछा, इसका मतलब है कि रास्ते में हर जगह स्पीड बराबर है। नहीं पूछा, इसका मतलब रास्ते में हर जगह स्पीड बराबर है। इंस्टेंटेनियस हर मोमेंट में वही होगी भाई, जो एवरेज होगी। एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर कब होगी? सर जब यूनिफॉर्म मोशन में होगी कि नहीं होगी? याद रहेगा। तो ये वाली बात, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, और जो कुछ भी होगी यूनिफॉर्म मोशन होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी।
हाँ, अब ये ए से बी गया, बी से सी, सी से डी पे आ गया। कहाँ पे आ गया? डी पे, जो 90 डिग्री है यहाँ से। समझ आया? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हाँ अच्छा 15 नहीं, 10 नहीं 7 सेकंड लग गया। सर वहां पे तो वो वाला रूल लगा लेंगे, ये वाली डिस्टेंस देखो पूरा कितना होता है 2 पाई आर, पूरा कितना होता है 2 पाई आर। उसका 4 सर्कल को 4 पार्ट में बांट सकते हैं ना, उसमें 3 गो क्वाड्रेंट कवर हो चुका है, एक तो बाकी है, 90 लिख दिया था इसीलिए। तो 2 पाई आर का 3/4 पार्ट कवर हो चुका है, 1/4 बाकी है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल पाथ? तो 2 पाई आर इंटू 3/4, 2 पाई आर इंटू 3/4 ऐसे निकालते हैं। पूरा 2 पाई आर, उसमें जितना क्वाड्रेंट कवर कर लिया, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसमें जितना कवर कर लिया वो 2 पाई। तो इस तरीके से डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी, तो वो तो ऐसे निकल जाएगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट अंडर 2 इंटू आर। अब वैल्यूज रख दो, आर का 14 जो भी आएगा वो आ जाएगा। टाइम मान लो 7 सेकंड दिया मैंने, हमने टाइम 7 सेकंड दिया, तो 7 से क्या कर दूं? डिवाइड कर दो। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो। तो ये भी हो गई। क्वाड्रेंट याद रहेगा, क्वाड्रेंट होते सर्कल का 1/4 पार्ट, सर्कल का 1/4 पार्ट को ही हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 हो गए, जितना कवर कर ले 3 तो कवर होता है। 2 पाई आर जितना कवर होगा 1/4 को तो ऐसे बनता है। ई पे भी जाए और वो ई इसके पास हो, मतलब उसके बीच में 90 का एंगल ना करे, तब क्या? किसी नॉर्मल क्या मान लो अगर किसी भी जनरल 90 डिग्री, मान लो 90 पे मैं प्रूफ कर लेता हूँ कि 90 डिग्री पे कितना घूमेगा जी? 90 डिग्री पे 90 डिग्री जब बनेगी, मान लो यहाँ से यहाँ गया, मान लिया कि यहाँ से यहाँ गया, 90 डिग्री बनाया। तो जब 90 डिग्री बनाया है तो डिस्टेंस कितनी होगी? एक क्वाड्रेंट। मैं बिना फॉर्मूला का बनाता हूँ। 360 डिग्री पे 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है ना। जब 360 घूम जाता है तो 2 पाई आर जाता है ना। जब 1 डिग्री घूमेगा तो कितना बनाएगा? 2 पाई आर बाय 360। और जब 90 डिग्री घूमेगा तो 2 पाई आर बाय 360 गुने 90, बात तो वही हो गया 2 पाई आर बाय 4, यानी कि 2 पाई आर इंटू 1/4। अब जितनी क्वाड्रेंट जाते हैं उतने से मल्टीप्लाई करते जाते हैं ऊपर में ना। ये एक क्वाड्रेंट के लिए है, जितना क्वाड्रेंट जाएगा उतने से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन था 30 डिग्री के लिए, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, 2 पाई आर बाय 360। जितनी डिग्री है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी डिग्री है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री और रेडियन वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। 180 बाय पाई से 2000 तो रेडियन में, पाई 180 से तो नहीं, पाई 180 से तब डिग्री रेडियन में, और 180 बाय पाई से तब डिग्री। डिग्री में करना हो तो डिग्री वाली ऊपर, रेडियन करना हो तो रेडियन वाली ऊपर, ऐसे बताया। हाँ तो वही तो भूल गया ना, याद है? चलो समझ आया ये? देखो ना, मैं यहाँ से ये थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं यहाँ से यहाँ गया, बन जाना से A से B गया, B से C गया और C से D गया। ये 10 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर तुम्हें ये सब भी दिखाई देता नहीं? अब सही है, 4 किलोमीटर। A से B गया, B से C गया, C से D गया और फिर वापस आ गया C पे, वापस आ गया C पे। टोटल टाइम लगा कितना? टोटल टाइम लगा उसको किलोमीटर है ना, 10 2 12 4 16 किलोमीटर हो गया। 2 घंटा, ठीक है? 2 घंटे 16 किलोमीटर है, 2 घंटे साइकिल से गया होगा क्या पैदल गया होगा? ठीक। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड और
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होते हैं? बस सर एक मिनट यहीं पे बताओ। हाँ क्या बोलते हैं, एक मिनट सर पूरा क्वेश्चन का डिटेल लिख दीजिए। टोटल टाइम, देख लो एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड, अच्छा टाइम टोटल इतना लगा। एक मिनट सर, अच्छा 20/2 मतलब 10, यानी 12 गया, फिर 4 वापस आ गया। 12 कहाँ गया? 16 गया, 4 वापस आ गया, 20 गया। हाँ, 20 डिस्टेंस पूरा जो 20/2 20 कितना? 20 क्या? 10 किलो नहीं, 10 आवर 20/2 क्या? 20/2 ओह सॉरी, किलोमीटर पर आवर। ठीक। हाँ। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, हाँ सर तो बताते हैं। ये हो गया आपका 12/2 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। 12/2 सही है, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ अब जो तो एवरेज स्पीड हो गई सर 12 16 24। क्या अरे किलोमीटर पर आवर, और ये हो गए कितने? 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। ये थे। नेक्स्ट और भी हम एवरेज स्पीड पे करने हैं, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, सी यू बाय।